हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना जी, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है, सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से मुझे? वर्मा जी बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। और मैं ये पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ज्योमेट्री, ज्यामिति, बेसिक कंसेप्ट से बेटा आप लोग समझ रहे हैं। लेवल 0 से बातों को पढ़ना स्टार्ट करते हुए उच्चतम स्तर की बातें जो भी हो सकती हैं, क्या प्री क्या मेंस, किसी भी एग्जाम के लेवल से सब चीजें बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों ने शीट नंबर 3 पर काम किया था। क्या बेटा शीट नंबर 3 आप लोगों ने कंप्लीट कर ली? बेटा पूरे सवाल हो गए हैं? मिला ही नहीं, मिला का ही नहीं बेटा। ये जो क्लास का पीडीएफ होता है इसको सॉल्व नहीं करते क्या आप राजकिशोर? जो ये क्लास का पीडीएफ होता है बेटा इसको सॉल्व नहीं करते आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। शीट नंबर 3 में बेटा आपने कितने सवाल किए? बढ़िया बात है, जो नहीं हुए उनको अपन आज करेंगे। एक बार मुझे बता दो बेटा, इसमें हमने कहां तक के सवाल कर लिए थे? 25 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। चलिए मैं आता हूं सीधा 25 पे। बेटा एक बार मुझे बता दो जी, 25 तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई सवाल, कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन? 25 नंबर तक की सारी बातें क्लियर है ना? 26 नंबर अभी करेंगे दोस्त अपन। 26 नंबर अभी करेंगे बेटा अपन। शीतल आपका 26 में डाउट है, इसको अपन करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इन जितने भी सवाल मैं आपको बेटा करवा रहा हूं ना, ये जो शीट नंबर 2 है इनमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आपको देखनी है। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आपको समझनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इस बात पर बेस आपने सवाल करने हैं। तो मैंने इन पर आपको बहुत प्रकार की वैरायटी दे दी बेटा। जैसे आप समझो, मेरे को इस सवाल में ई डी एफ ये वाला एंगल ज्ञात करना है, दिस एंगल, इस एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। करते हैं। पहले आप समझा करो सवाल में आपको बताया क्या है। मैं कोई भी चीजें अपने मन से तो मान नहीं पाऊंगा, मुझे बताएगा बंदा भाई। तो मैंने कहा ट्रायंगल पी क्यू आर में डी ई एफ भुजाओं पर इस प्रकार अंकित है कि क्यू एफ क्यू डी के बराबर है। देखो ये क्यू एफ है, क्यू डी बराबर है। इसका मतलब ये एंगल बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा डीई डी आर के बराबर है, डीई डी आर के बराबर है। ये ट्रायंगल भी बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल भी आपके लिए बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल आर पी क्यू 62 डिग्री का है। तो ईडीएफ का मान पूछा है। देखो बेटा बात बड़ी सीधी सी है, बात बड़ी सिंपल सी है। आप लोग मुझे एक बात ये बता दीजिए कि देखो ना तो मेरे को एंगल क्यू बताया, ना मेरे को एंगल आपने आर बताया। ये दोनों एंगल तो बता ही नहीं, दोनों एंगल तो बता ही नहीं। इसका मतलब जो होगा थीटा एंगल का मान आएगा, क्या इस 62 डिग्री पर डिपेंड करेगा खाली? भाई ये जो चीज होती है इसमें जितनी जानकारी दी गई है उसी का यूज करूंगा। तो मैं ये समझ गया कि मेरे सवाल का उत्तर है ना, वो 62 डिग्री पर डिपेंड करेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप क्यू और आर को जो मर्जी मान लो। देखिए एक तरीका तो होता है कि मैं इस वाले एंगल को अल्फा मान लूं, इस वाले एंगल को 180 माइनस अल्फा मान लूं, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, 180 माइनस 62 प्लस अल्फा मान लूं। ऐसे करके इनको काउंट करूं बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। आसान ये रहेगा दोस्तों, आप इन एंगल को अपनी मर्जी से मान लो। मैं एक बार के लिए इसको 58 मान लेता हूं, इसको 60 मान लेता हूं। बताओ बेटा ऐसा मैंने क्यों किया? बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री, और मेरे को 180 मानना था। अब मेरे को ये बात पता है कि ये एंगल आप कितने कितने भी मान लो, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2-3 बार आपको मान के दिखा दूंगा, आप चेक कर लेना बात सही है। अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं पर्पल एंगल लिख रहा हूं, पर्पल वाला, क्या ये एंगल और ये एंगल समान आएगा? क्या ये दोनों एंगल बराबर आएंगे क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल अगर 58 है तो ये दोनों एंगल बच गए 61 के। आपने कहा हाँ सर ये बात तो बहुत बढ़िया है, ये दोनों ट्रायंगल 61 के बच गए। अच्छा ये वाला ट्रायंगल डी ई आर बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें भी ये दोनों कोण 60-60 के ही आएंगे, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। हो गया, बस इतनी पलक झपकते ही आपके सवाल का उत्तर तैयार है। बेटा इतना सा देखते ही आपके सवाल का उत्तर तैयार है। ये थीटा एंगल जो आएगा 59 डिग्री का आएगा, यही मेरे सवाल का उत्तर था। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी बेटा। हमारे मन में सवाल आया कि सर अगर मैं 58 नहीं मानता, कुछ और मानता। भाई मैं कह रहा हूं कुछ भी मानो, मैं कह रहा हूं कुछ भी मानो, आपका ये एंगल कभी चेंज हो ही नहीं सकता। हर केस में आपका सवाल सेम आएगा, क्योंकि डेटा दिया नहीं ना। तो डेटा दिया नहीं तो आपको पता है कि 62 पे डिपेंड करेगा, बाकी बातों पे चक्कर ही नहीं है। अच्छा एक बार मैंने बताओ इसको 30 डिग्री मान लिया, ऐसे ऐसे ही बेटा मैंने इसको 30 मान लिया, तो ये वाला एंगल 88 बनेगा क्या? बताओ एक बार। ठीक है, अगर ये 30 है, इन दोनों का सम आएगा 150,
तो ये वाला एंगल 75 और ये वाला एंगल भी 75। आपने कहा हाँ सर। अच्छा, अगर ये वाला तीनों ट्रायंगल की बात करूं, ये 88 है, तो ये 100 में से 8 गए 92, ये आएगा 46 और ये आएगा 46। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल DEF, सॉरी एंगल की बात करो, ट्रायंगल नहीं, एंगल EDF की बात करूं मैं, तो इसको आप कह सकते हो 180 माइनस 75 प्लस 46, खत्म बात। 180 माइनस 6 5 11 का 121, तब भी बताओ 59 डिग्री आ रहा है। अब आपको बात समझ में आई ना, कि आप चीजों को मानना सीखें बेटा, आप चीजों को मानना सीखें। किसी भी प्रकार से बातों को मानकर चेक कर लीजिए, हाँ उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटर से भी कर सकते हैं, उससे भी बात सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शीतल जी कह रहे हैं हमने ये सवाल ऐसे बनाया, देखो कैसे बनाया शीतल ने। हाँ सही है भाई, अल्फा वेल्फा मान के भी हो जाएगी बात, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है दोस्त। ये वाली कहानी भी आपके लिए एकदम जायज है, ये वाली बात भी आपके लिए एकदम आसान है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों बातों में कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। 100% आपका तरीका सही है शीतल। आ जाओ भाई, 27 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC BAD का दुगना है। ए अगर 80 डिग्री है, सी 38 डिग्री है, तो एडी का माप ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं बेटा, क्या चक्कर पड़ गया, बहुत आसान है ये तो। सुनिएगा, ये दोस्तों मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये दोस्तों मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। इसको कहीं मूव नहीं कर सकते क्या आप? अरे कोई बात नहीं, सुनो, ये दोस्तों मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम मैंने आपको दे दिया ABC। कोई बात नहीं, ए जैसा जैसा सवाल बोले वैसा वैसा डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत। भुजा BC पर एक बिंदु D है, यहां पर कोई एक बिंदु D है दोस्तों, ऐसा कि ADC जो ट्रायंगल एंगल ADC है ना, ये वाला, ये BAD का दुगना है, BAD। अरे ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ADC ये वाला एंगल 2 थीटा, ये कहना चाह रहे हैं क्या एग्जामिनर से? क्या तुमको एग्जामिनर यही बात कहना चाह रहा है दोस्तों? ठीक है। अच्छा, ये वाला जो A पूरा है ना, A पूरा वो 80 डिग्री का है। ओके, A पूरा है बेटा, ये पूरे पूरे एक ही एंगल बात कर रहा है, इतना A 80 डिग्री का है। C अगर 38 डिग्री का है, C अगर 38 डिग्री का है, अरे दोस्तों ट्रायंगल के तीनों कोणों का, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल B को मैं बिना सोचे समझे 62 कह सकता हूं क्या? आपने कहा सर हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, हमने एक तरीका पढ़ रखा है कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटरनल कोणों के सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस 62 अगर करूंगा, ये 2 थीटा के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब थीटा 62 डिग्री आना चाहिए। ये थीटा एंगल तुमने 62 ज्ञात कर लिया। जी हाँ, ये हाँ। अब आप अंदर वाला एंगल ज्ञात करना चाह रहे हो, ये 62 है तो ये भी 62 ही आएगा, 124, 124 तो ये बन गया 56। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 थीटा है यानी 124 है तो ये 56 आएगा। किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद लगा दीजिए, दोनों प्रकार से आपका उत्तर सेम आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम काम आ रहा है सवाल में बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात काम आ रही है, ये एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। हीरा जी कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। हीरा भाई एक बार तुम इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको पढ़कर आओ। आज ज्योमेट्री टॉपिक की बेटा क्लास चल रही है आपकी, शायद कितने 6 नंबर, लगभग 10-12 घंटे पढ़ चुके हैं। तो 10-12 घंटे में बेटा आपको इतनी बातें बता चुके कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जितने बच्चे क्लास को पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, क्या उनके कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं, वो बातें बच्चे समझ चुके हैं? बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, चलिए बेटा एक बात आप और सुनिएगा, एक बात आप और सुनिएगा, कितना सिंपल सा देखो थ्योरम है ये, एक बड़ी फिक्स थ्योरम होती है बच्चे। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज में, इफ वी क्रिएट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव एंगल, अगर हम किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार कोणों के समविभाजक अगर बनाएं दोस्तों, तो ये जो एंगल APB बनेगा ना, APB, ये बाकी के दो कोण बच गए C और D का आधा बनेगा हमेशा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी चतुर्भुज में दो कॉन्जुगेटिव एंगल, दो लगातार कोणों के अगर हम समद्विभाजक बनाएं दोस्तों, समद्विभाजक बनाए ना, तो ये बाकी के दो कोणों का आधा बनता है, बाकी के दो कोणों का आधा बनता है। एक बार मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि ये आधा क्यों बनता है। आइए एक बार इस बात को समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। सर ये आधा बनने की कोई विशेष वजह है क्या? हाँ दोस्तों, ये विशेष वजह है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 एंगल हैं ABCD। क्वाड्रिलेटरल में ये बात बच्चे को पता है कि चतुर्भुज कैसा भी होगा, छोटा बड़ा कुछ कैसा भी होगा, चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा।
होगा ना बच्चे? ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया दोस्तों, एक तो एंगल ए का समद्विभाजक बनाया एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बी का बनाया मैंने एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल भी b/2 तोड़ दिया, ये वाला एंगल भी b/2 तोड़ दिया, ये वाला एंगल भी a/2 कर दिया, और ये वाला एंगल भी a/2 कर दिया। क्या इतना समझ में आया? भी हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल के दो भाग होते हैं पूरे पूरे। अच्छा, ये जो एंगल ए पी बी बन गया मेरे सामने, देखो समझने वाली बातें हैं, आपस में कनेक्टेड है। क्या मैं इसको 180 माइनस a/2 प्लस b/2 कह सकता हूं क्या? आपको कोई दिक्कत ना हो तो हाँ सर, आप ऐसा कह सकते हैं, हमें इस बात में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इस 180 को अगर मेरे मन में आ जाए, मैं एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 कह दूं। 180 को आप ऐसा तो कह ही सकते हैं, और माइनस हो गया a/2 माइनस हो गया b/2। अब आपको पता लग गया सर, ये a और b का मामला तो काट दीजिए। तो एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल सी और एंगल डी का हाफ। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी चतुर्भुज में दो कोई भी पड़ोसी कोण होते हैं, अगर मैं उनके एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो अन्य दो कोणों के योग के आधे के बराबर होगा, अन्य दो कोणों के आधे के योग के बराबर होगा। अरे भैया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है मिस्टर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसमें सबका हाफ हाफ कर दूं, ए बी सी डी सबका हाफ हाफ कर दूं, तो क्या ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं हो जाएगा? कह रहे डी कहां से आ गया? सवाल से ही आया, और कहां से आया बेटा? मैंने कोई अपने मन से थोड़ी मान लिया। ऐसा मत किया करो आप, दिल तोड़ने वाली बात मत किया करो। अच्छा सुनिएगा, ये है बेटा आपके सामने एक आकृति ए बी सी डी। आप मुझे एक बात बताओ, बड़े प्यार की बात है, अगर मैं दोस्तों, अगर मैं ए और बी का समद्विभाजक बनाऊं, मान लो ये पी पर मिल रहा है, मान लीजिए ये पी को मिल रहा है बेटा, ये मान लीजिए पी पर मिल रहा है, तो एंगल पी के बारे में अब आपको पता लग गया, सर ये एंगल सी और डी का आधा बनता है। तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर नहीं, इतनी बात तो सबको पता है, हमें तो ये बात सर नींद में भी याद हो गई है। अच्छा, एक बार मेरे मन में बात और आती है, मैं बड़ा चंचल आदमी, मैंने सी और डी के भी एंगल बाइसेक्टर मिला दिए, सी और डी के भी एंगल बाइसेक्टर मिला दिए, क्यू पर मिलते हैं। तो आप मुझे बताओ ना बेटा, एंगल क्यू का मान जो होगा वो ए प्लस बी का आधा होगा क्या? जिन दो कोणों के एंगल बाइसेक्टर बनाते हो, उनके अलावा जो बाकी के दो बच जाते हैं, ये उनका जोड़ होता है। अच्छा, अब मैं आपके एक नई कहानी दिमाग में फिट करना चाहता हूं, उस पर ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। मेरे पास बच्चों, मेरे पास ना एक ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल और बन गया, मेरे पास ये एक छोटा सा चतुर्भुज और बन गया, एक छोटा सा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय क्या होता है अभी बताऊंगा, आपको बात समझनी है। इसका नाम देखो कुछ भी दे लीजिए, पी और क्यू से मतलब नहीं है मुझे, मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, ये वाला एंगल पी है और ये वाला एंगल क्यू है। इस एंगल पी और क्यू का सम कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? एंगल पी और क्यू का सम कितना आएगा? तो आप कहना गुरुजी ये तो ए और बी का आधा प्लस सी और डी का आधा होता है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा होता है। 360 का आधा करोगे 180 डिग्री। यहां से बच्चों हमारा नियम आता है कि ये जो अंदर का क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चे। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट, चारों वर्टेक्स किसी परिधि पर स्थित होते हैं, किसी सर्किल पर होते हैं। प्यारे बच्चों, यहां से छोटी सी बात एक और लिख लीजिए कि एक हमारे सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है, हिंदी में इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हालांकि ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल तो उसके बारे में और बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी मोटी बात समझ लीजिएगा, फिलहाल एक छोटी मोटी बात का आपको आइडिया लेना है। देखो मैंने आपके सामने एक बनाया सर्किल, इस सर्किल के अंदर तुम कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कैसा भी एक पॉइंट बनाओ जिसके चारों वर्टेक्स इस सर्किल की परिधि पर हो, तो इसमें ना एक विशेष नियम होता है बच्चे, अपोजिट कोणों का सम 180 होता है। एंगल ए और सी 180 होता है, एंगल बी और डी का सम भी 180 होता है। क्या ये इसकी प्रॉपर्टीज आप सबको पता है? तो देखो इसका कंसेप्ट अगर ये ऐसा है ना, तो इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोण 180 डिग्री बना रहे हैं,
तो 100% वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, 100% वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। आप ये बात समझ रहे हैं? इसमें देखो P और Q का सम 180 बन रहा है, तो यकीनन अगर मैं ये R और T मान लूं तो क्या बच्चों बताओ, R और T का सम भी 180 आएगा क्या? क्या R और T का सम भी 180 आएगा? इसका मतलब ये अंदर का PQRST है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या ये बात आपको अब क्लियर हो गई? ज्योमेट्री टॉपिक काफी वाइड है, देखो ये बात मैंने आपको लिख कर दी है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बाय अदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया अन्य चतुर्भुज हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये P और Q का सम 180 आएगा। उम्मीद करता हूं जी सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, इस बात को अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। बीच में जो आपकी 2-3 दिन की छुट्टी आती है, उनमें बेटा आप 10 से 12 के इस टाइम पे आराम से सोते हो ना, आराम से नींद लिया करते हो ना बेटा। हाँ, नींद मत लेना भैया, रिपीट करना, जितना आपने पढ़ा है उसको आराम से रिपीट किया करना। 2-4 दिन तक बढ़िया से इनको रिपीट करो, उसके बाद आगे समझो। ज्योमेट्री में तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ज्योमेट्री में तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन क्लास को पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा दोस्त। अगर मेरे सामने ये सवाल आ जाए, अगर दोस्तों मेरे सामने ये सवाल आ जाए, हिंदी में एंगल डी लिखना भूल गए क्या? हिंदी में एंगल डी लिखना भूल गए बेटा, लिख लेना। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं मेंसुरेशन करा देते, ठीक है बेटा, ये बंद करते हैं, मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी जो ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं इसको बंद कर दूं? भाई साहब मैं कह रहा हूं दुनिया भर के लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे सिद्धार्थ के अलावा। इसको पता नहीं भैया, हर बात में कहे दिक्कत है, इतनी कहे दिक्कत है, कुछ भी करवाएं कुछ भी पढ़ाएं, कह रहा वो नहीं करवाते क्या, वो जो अब तक नहीं हो गया। कह रहा ज्योमेट्री कराओ सर, ज्योमेट्री करवा दी, कह रहा नहीं ये नहीं, मेंसुरेशन कराओ सर। बेटा इस क्वेश्चन को आप डायग्राम बनाए बिना सॉल्व कर सकते हो क्या? आप कहना जी हाँ सर, इसका उत्तर मुझे पता लग गया, 72 और 28 का आधा आएगा 50। अब देखो कोई व्यक्ति बेटा अगर इस सवाल को पहली बार पढ़ता है तो शायद क्या पता सॉल्व ना कर पाए, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या पता सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कल कईयों ने घर पे ट्राई किया होगा तो माथापच्ची मरकर भी सवाल का उत्तर क्या पता आया कि क्या पता नहीं आया, पता नहीं चला कैसे करें। लेकिन आज तुम्हें याद हो गया कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी थ्योरम है, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट, और हमने ये प्रूव किया है। हमने इस बात को रटा नहीं है, हमने इस बात को प्रूव किया है। ये 72 है और ये 28 है, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये AOB बनेगा 72 और 28 का आधा, वो आएगा 50। अपेक्षा बेटा ए और बी तुमने ज्ञात कैसे कर लिया? ए और बी तो ज्ञात ही नहीं हो सकते। ए और बी का सम ज्ञात कर सकते हो, पर ए और बी को ज्ञात करने की पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा हमारे पास। मैं ए और बी, साक्षी कह रहे हैं हिंदी में डी नहीं है, लिख दीजिए। तो क्या मैंने लिखा नहीं है ऊपर? साक्षी लिखा नहीं है सवाल के ऊपर क्या मैंने? देखो इसमें थोड़ी कहानी को रिवर्स पूछ लिया, अरे इसमें थोड़ी कहानी को रिवर्स पूछ लिया। मैं एक बात जानता हूं कि ए और बी जो आता है ना, वो सी और डी का आधा बनता है, आधा बनता है। अब ये सवाल तो 1 सेकंड का ही बन गया। 64 डिग्री अगर सी और डी का आधा है तो सी और डी 128 बन गए। कल तुमसे घर पे ये सवाल हुआ कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन आज तुम्हें लग रहा है ये तो सिर्फ सेकंडों का काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पलों का काम है, पलों का। 228 नहीं संतोष, 64 का दुगना आता है 128। सी ई डी 56 है, ए 49 है, बी का माप क्या होगा? बेटा देखो एक बात बताओ, सी और डी का समद्विभाजक है, सी और डी का समद्विभाजक है, तो इसका जो मान होगा वो ए और बी का आधा होगा क्या? ए और बी का आधा। तुमको मैंने ये बताया था कि जिन दो कोणों के समद्विभाजक बनाते हो वो बाकी के दो कोणों के योग का आधा होता है। सी ई डी का मान 56 है दोस्तों, ए का मान मुझे सवाल में 49 दिया गया दोस्तों, बी का मान मुझे ज्ञात करना है और ये बटा में 2 है। तो एंगल बी को हर एक बच्चा ज्ञात कर सकता है बिना ज्यादा टाइम खर्च किए। 12 में से 9 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 63 डिग्री उत्तर आ गया। डायग्राम नहीं बनाया दोस्तों, बिना डायग्राम बनाए उत्तर ज्ञात किया है, बिना डायग्राम बनाए उत्तर ज्ञात किया है। 31 नंबर सवाल, काफी अच्छा सवाल है ये, लेकिन इजी बहुत है बेटा। क्रिएटिविटी सीखनी है सवाल में। ये सवाल तुमको बेटा क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिव कैसे बनाएगा जरा समझिएगा। ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग है तो मैं समझ गया, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों साइड बेटा इक्वल होती हैं। इसके अंदर
एक ट्रायंगल बनाओ बीपीसी। बेटा ट्रायंगल ना इसके अंदर बनाना है ना, इसके अंदर में बनाओगे, इसके अंदर में बीपीसी कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, मान लो। और ये बीपीसी पता है क्या क्या खास बात है, अरे बीपीसी पता है क्या खास बात है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये सारी भुजाएं आपस में दोस्तों बराबर हैं क्या, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब जितनी भी भुजाएं मैंने बनाई है ना वो सारी बराबर हैं। तुमको ये बात लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताना एक बात, मैं बिना कोई हेडक लिए इनको ऐसा 60-60-60-60 कह दूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये छोटा सा एंगल चिन्ना सा इधर 30, ये चिन्ना सा एंगल ऊपर भी 30 बच गया क्या, क्योंकि वर्ग का एंगल तो 90 डिग्री होता है। अब मैं काम करता हूं, मेरे को एपीडी चाहिए, एपीडी ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, इसको ज्ञात करते हैं। बेटा एक बात बताओ ना, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं क्या, मतलब बीपी और एबी आपस में इक्वल है ना, क्योंकि ये एक वर्ग था, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बताइए इधर वाला कोण भी 75 और इधर वाला कोण भी 75 आएगा। वेरी गुड, यही कहानी ऊपर वाले कंसेप्ट में काम कर रही है, यही कहानी ऊपर वाले कंसेप्ट में काम कर रही है। ऊपर का ये एंगल भी 75 और ये वाला एंगल भी 75 आ गया। वेरी गुड सर। अब तुम कैसे मर्जी कर लो, ये एंगल 15 कह दीजिए, ये एंगल 15 कह दीजिए, ये एंगल 150 कह दीजिए, या आप एक काम कर लेना 360 में से 75 75 और 60 कम कर लेना, तो 360 में से 210 घटाओगे तब भी 150 ही आएगा। हर हाल में उत्तर सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की शीट चल रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की शीट चल रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जितनी बातें बनती हैं वो सारी मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उन कंसेप्ट को कैसे तोड़ मरोड़ कर बार बार यूज करेगा। 31 नंबर तक के सवाल पूरे करवा दिए दोस्तों, और अब चलते हैं इस शीट के आखिरी सवाल पर, 32 नंबर पर। 32 नंबर की बात आपने कर ली है। धीरा भैया तुमसे कह रहा हूं ना, एक बार स्टार्टिंग वाली क्लास को क्यों नहीं पढ़ते हो यार, तुम एक बार बेसिक से कहा ही नहीं चीजों को पढ़ते हो भाई। एक बार बेसिक से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री मजाक नहीं कर रहे हो कि जिस पल से पढ़ना शुरू कर दिया उस पल से एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं बनते हैं बेटा, वक्त लगता है। वर्ग एबीसीडी, वर्ग एबीसीडी, ये सब्सक्रिप्शन आपने लेट लिया बेटा, इसमें गलती मेरी नहीं है। ए बी सी डी, हाँ सिद्धार्थ ये क्लास एवरेज स्टूडेंट के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो बेटा, ये एवरेज के लिए चल रहा है। ए बी सी डी के अंदर भुजा ए बी पर आपने बनाया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेटा अब की बार तुमने ए बी पर बनाया है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखो ए बी ई बना दिया, ए बी ई। जरा मुझे बताओ, मतलब देखो इतना देखते ही ना, इतना देखते ही ना तुम्हारी मस्तिका में एक बात क्लियर हो गई कि सर ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये ऊपर वाला एंगल भी 60 होगा, रिमेनिंग वाले एंगल 30-30 हो गए। ये बात तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें पता है, वर्ग में आप ये बात जानते हैं। वर्ग डीबी, सॉरी विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, बिंदु ओ पर काटता है। मैंने बच्चों एक बनाया डायगोनल, ये वाला, ये डायगोनल है बच्चों। जो वर्ग का डायगोनल होता है क्या इसको 45-45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है क्या, क्या 45-45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तुम्हें पता है ना। अगर तुम वर्ग में ये एंगल 45 बनाओगे तो ये एंगल भी 45 बनेगा। अरे वाह, एक बार ये नीचे वाला एंगल बताओ, ये 30 डिग्री है क्या, अरे ये एंगल 30 डिग्री है क्या सर, 45 और 30 75, ये इनका बाहर वाला कोण है। अरे इस ट्रायंगल ए ओ डी का ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या ये 75 डिग्री का बनना चाहिए क्या, आया आ गई बात समझ में सर, आ गई बात समझ में। अपना जो थ्योरम का कंसेप्ट था बच्चे, एक लेवल का पूरा हो गया, एक लेवल की बात बच्चों अपनी कंप्लीट हो गई। ये आपके शीट नंबर 3 में सवाल थे जिन पर आपने आइसोलेसिस ट्रायंगल को पढ़ा, मतलब मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज पे कितने प्रकार की चीजें तोड़ मरोड़ कर दे सकता है वो सारी बताने की प्रयास की है। केवल एक बार क्लास को पढ़कर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर बेटा आप इन चीजों को बहुत टॉप लेवल पे करना चाहते हैं, ज्योमेट्री के आपके पेपर में मेंस में 12-15 सवाल आएंगे, 12-15 सवाल, तो वो करने के लिए जरूरी है कि आज आप इनके हर एक उच्चतम और निम्नतम स्तर को पढ़कर चलें, पेपर में सवाल कर पाए। बेटा आज की क्लास है ना, इसको तुम जरा दिल थाम कर पढ़ना, आज की क्लास को ढंग से समझना,
और उसके बाद टुमारो, कल कल संडे है बेटा, आप उसको दोबारा से रिपीट करना। एक बार से काम नहीं चल पाए, दो बार से करना, क्योंकि आज जो तुमको चीज करवाने चाह रहा हूं ना, इसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों काम आएंगे। ये सवाल पेपर में भर भर कर तो नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में तुम्हें एक सवाल पक्का मिलेगा, और हो सकता है कभी कभी बार प्री में भी आ जाए। सीएचएसएल में भी ऐसे सवाल देखे गए हैं दोस्तों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। इन क्वेश्चनों का वेटेज उस पेपर में भी आपको दिया गया। तो क्या ये कहानी है, क्या ये पॉइंट है, क्या ये बात है? आइए बेटा देखो, इस टॉपिक को जिसे हम आज हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें पढ़ेंगे साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल। आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी दोस्त तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुमको एक बेसिक वाली बात तो ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं, ये थीटा एंगल को बेस मान रहा हूं, थीटा, ये थीटा एंगल को लेकर काम कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल जो है थीटा, ये दोस्तों बेस है। थीटा एंगल के सामने की भुजा, इसे अपन कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज आती है, इसका नाम है जो हाइपोटेनियस, ये होता है कर्ण। ठीक, ये होता है हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं कर्ण। तो प्यारे बच्चों, जानकारी ये है कि आपने कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे। एक आता है साइन थीटा, एक आता है कोसेक थीटा, एक आता है कॉस थीटा, एक आता है सेक थीटा, एक आता है टेन थीटा, एक आता है कॉट थीटा। क्या होते हैं ये? अरे इनका नाम पड़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम कहते हैं हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। बताओ क्रिएटिव कैसा कैसा काम करते हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। बताओ यार, बाहर निकलो बेटा, इस बीड़ी सिगरेट से बाहर निकलो, दुनिया और भी है, दुनिया और बड़ी रंगीन है, उनको देखो बेटा, प्यार से देखो। साइन थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक जस्ट उसका उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बेटा हाइपोटेनियस। सेक का मतलब होता है बेटा जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा। टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। ये बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। क्या इन रेशो के बारे में आप सबको जानकारी है? सर ये चीजें काम कैसे आएंगी, मतलब इन बातों को कैसे पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में इनका क्या यूज है? सर ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री कैसे घुसाई जाएगी? सुनिएगा, पेपर में आपको ना किस प्रकार के सवाल मिलते हैं बच्चे, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं ये बताने के लिए कि इंट्रोडक्शन पेपर में ऐसा हो सकता है। बच्चों ये ट्राइंगल है ए बी सी, बोलेगा ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल आपको बोल देगा 30 डिग्री का है, तो बोलेगा ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर ज्ञात करो, इसका परिमाप ज्ञात करो। यूं सवाल दे दिया जाएगा। अब ये पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए मेरे को बताओ बेटा, बीसी साइड का पता लगना जरूरी है ना? बीसी साइड का पता लगना जरूरी है ना? तो बीसी साइड ज्ञात करने के लिए 100% मैं अपने कोसाइन रूल को फॉलो करूंगा। कोसाइन रूल से मैं बीसी साइड ज्ञात कर सकता हूं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कोसाइन रूल क्या होता है, इसको चेक करने का इसका तरीका, इसका कंसेप्ट, इसका लॉजिक, इसका नियम हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। गारंटी दे रहा हूं राज, किसी भी कीमत पे उत्तर रूट 39 नहीं आएगा। हाथी घोड़े जो भी उत्तर आ जाए, रूट 39 नहीं आएगा, बस इतना ख्याल रखिएगा। सुनिएगा, पहला बेटा सब बच्चे अपनी कॉपी में एक नियम नोट कर लेना, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है अपनी कॉपी में लिख लो। रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल। बेटा किसी भी, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्सल फैक्ट है, हर एक ट्राइंगल पे लागू होगा। हर एक ट्राइंगल पे ये बात लागू होती है दोस्तों। रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल। बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा, देखो एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, एंगल सी के सामने जो स्मॉल सी, तो ए बी सी यानी साइड का जो रेशो आएगा वो साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है।
साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है। देखिए मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ये तीनों चीजें कोई नंबर के इक्वल होती हैं। के यहां पर बेटा कांस्टेंट है, के यहां पर एक नियतांक होता है, मतलब कि इन तीनों चीजों के बाद सेम बनती है। तो आपको अपने दिमाग में ये बात फिट रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल की बात करूं ना, कोई भी ट्रायंगल की, तो ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी का मान सेम आएगा। ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी का मान सेम आएगा। क्या इसे आप सबने नोट कर लिया है एक बार के लिए? स्क्रीनशॉट वालों, तुम भी इसे नोट किया करो। मैथ्स में जितना लिखोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा सीखना। अच्छा, थोड़ा सा इसका देखो बेसिक भी पढ़ते हैं। ये बेसिक भी तुमको पता लगना चाहिए कि आखिर ये नियम आया कैसे, आखिर ये नियम आया कैसे, ये बात भी आपको पता लगनी जरूरी है। ये बात भी आपको ध्यान आनी जरूरी है। मैंने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। ये भुजा का नाम ए, ये भुजा का नाम बी और ये भुजा का नाम सी। अब जितनी गणित मैंने पढ़ी है बेटा, उसके हिसाब से तो ना जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशो होते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काम किया करते थे। तो मैंने क्या करा, इस पर एक परपेंडिकुलर एडी बना दिया। क्या बच्चों, इस पर एक लंब आपने बना दिया परपेंडिकुलर। आई कैन से कि एडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एडी बीसी के लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है सर, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बताओ बेटा, ए बी डी है क्या? ए बी डी, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ठीक है, ये एंगल बी की बात कर रहा हूं, ये एंगल बी की। तो बेटा बी के सामने की भुजा साक्षी कहती ए डी बी है। नहीं, क्या जरूरी है मैं ट्रायंगल को ए बी डी नहीं कह सकता क्या? ये मैंने कब बोला कि बीच वाला एंगल 90 डिग्री लेना है? भैया मैं तो इसका नाम ए बी डी बी नहीं देता। जाओ कौन सी कोर्ट में केस करना है कर लो, बी ए डी बोलूंगा। ये बताओ क्या दिक्कत आ रही है? ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल में आप कुछ भी लिख दो बेटा, सब बातें जायज है, सब बातें सही हैं। बी ए डी लिखूं मत इसको। इस ट्रायंगल में बी ए डी में आप मुझे बताओ साइन थीटा यानी साइन बी। मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं, एंगल बी। एंगल बी क्या होता है? एंगल बी क्या होता है पता है? एंगल बी का मान क्या होता है? एंगल बी होता है सर, एंगल बी की वैल्यू होती है, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान है बच्चों एडी, हाइपोटेनियस का मान सी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अरे ए बी को सी लिख सकता हूं ना। अच्छा, जो एडी इसकी हाइट है, एडी इसकी हाइट है, इसको मैं एच मान लेता हूं, इसको मैं एच मान लेता हूं। तो एक काम करो ना, इसको आप एच लिख लो, एच। ये सारी बात हम तब कह रहे हैं जब मैंने बेस को ए मान रखा है, ए वाली साइड को बेस मान रखा है। ठीक है, यहां से मुझे एक कंक्लूजन मिल गया, एच बराबर साइन बी गुणा सी। यहां से मुझे एक रिजल्ट मिल गया, एच जो होगा हाइट मतलब इसका जो लंब होगा एडी की लंबाई, वो साइन बी गुणा सी के इक्वल होगी। देखो सी का मतलब तो साइड चल रहा है, साइड, और साइन बी का मतलब ये एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी की बात करो, एडीसी में इसमें साइन सी क्या बनता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका एच जो बनेगा, क्या वो साइन सी गुणा बी बनेगा? इसका एच जो बनेगा वो साइन सी गुणा बी बनेगा। देखिए दोनों जगह पे एच सेम है क्या? इसमें भी एच यही कंसीडर हो रहा है, इसमें भी एच यही कंसीडर हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बातें आपस में बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपस में बराबर आएंगी, साइन बी गुणा सी बराबर साइन सी गुणा पॉइंट बी। थोड़ा सा सेटलमेंट करके लिख दीजिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बी बटा साइन बी बराबर हो गया सी बटा साइन सी। ये इनका नियम मैंने आपको वेरीफाई करके बताया। आपने कहा सर इससे तो दो ही चीजें आई हैं, ए वाला कैसे आएगा? देखो अगली बार तुम घर बैठे जब फ्री होंगे ना, तुम्हें कोई काम नहीं होगा, तो तुम परपेंडिकुलर इससे बनाना। जब इससे परपेंडिकुलर बनाओगे तब तुम्हारे पास एक अलग नियम निकल कर आएगा। जब तीसरा परपेंडिकुलर बनाओगे, जब तीसरा बनाओगे तो इससे एक अलग नियम निकल कर आएगा। लेकिन तीनों बार तुम्हें यही बात मिलेगी, तीनों बार जो कंक्लूजन मिलेगा वो यही मिलेगा, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। क्या आप सब लोगों को ये नियम समझ में आ गया?
ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। तीनों भुजाओं का अनुपात उनके साइन के रेशो के बराबर होता है, उनके साइन के रेशो में सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एकदम जायज है। अच्छा, तुम मुझे एक प्यारा सा सवाल करके बताओ ना, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। एक ट्रायंगल है दोस्तों, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। इसमें ये भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, और ये वाला एंगल दोस्तों 60 डिग्री का है। तो आप मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ बेटा, आप मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ भाई, इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? 10√3। कोई और बालक कर दो ट्राई फटाफट से। सर ऐसे तो एरिया ज्ञात करें कैसे? ऐसे तो एरिया ज्ञात करें कैसे? ये तो एरिया ज्ञात करने का कोई नियम थोड़ी हुआ। सुनो बेटा, इसका ज्ञात करने का तरीका होता है, मैं तुम्हें तरीका सिखाना चाहता हूं। मैंने आपको अभी अभी एक कहानी सिखाई थी, ये वाली। बेटा हाइट जो होती है ना, हाइट, देखो जब तुम बेस को ए मान रहे हो, बात को ध्यान देना, बहुत समझ वाले आने वाली बात है। ये साइड का नाम ए होता है, ये साइड का नाम बी होता है, ये साइड का नाम सी होता है। जब तुम बेस वाली लाइन ए कंसीडर कर रहे हो, तो हाइट की वैल्यू क्या बच्चों साइन बी डॉट सी आई थी क्या? क्या ये वाली वैल्यू साइन बी गुणा सी आई थी क्या? जब तुम बेस बी कंसीडर करोगे, बी कंसीडर करोगे, अरे जब तुम बेस बी कंसीडर करोगे या तुम बेस सी कंसीडर करोगे, तो आप एच का मान देखो बेटा, आप एच का मान देखो, एच का मान क्या क्या बनेगा बेटा, एच का मान क्या क्या बनेगा? बी के मामले में यह बन सकता है क्या कि साइन ए और सी सी और साइन सी बी, बी मतलब स्मॉल बी, साइड हो रही है। अरे चलो इतनी बात पे तुम चिंता मत करो, बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इस सारी कहानी को यहां से एक बार इरेज कर देता हूं, ये लो, मैं इस सारी कहानी को इरेज कर देता हूं, ये लो, ये लो। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, अजीबोगरीब सा, ए बी और सी। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना चाहता हूं, बच्चे बच्चे को पता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट होता है क्या? यह बात तो आपको याद होगी, बेस गुणा हाइट आपने कर दिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आप ये कहिएगा, आप ये कहिएगा सर अगर मैं ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, एक बार के लिए कंसंट्रेशन के लिए मैं एक काम करता हूं ना, ये शेप में एल बनाना है, मुझे लाइन बनानी है यहां पे, इसको अपन एच मान लेते हैं, इसको आपको समझाने के लिए प्यारे दोस्तों एच मान लेते हैं, H1। तो क्या मैं इसका एरिया 1/2 गुणा H1 कह सकता हूं क्या? ये बता दो, 1/2 गुणा ए गुणा H1 कह सकता हूं ना? और ये H1 आपने अभी अभी तो ज्ञात किया था साइन बी डॉट सी, साइन बी डॉट सी अभी अभी तो किया था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 गुणा ए गुणा साइन बी गुणा में सी, ऐसे। अगली बात समझ में? अच्छा अगली बार मान लो मैं कोई और आकृति मानता ना, कोई और हाइट मानता, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना। अच्छा तुम्हें फिर से चिंता नहीं होनी चाहिए, तो इसका एरिया 1/2 गुणा बी गुणा साइन ए गुणा सी, 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा साइन सी। ये 3 फॉर्मूले हो गए। जी हां, मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना हो, तो जो साइड दो तुम्हें पता है ना और उनके बीच का एंगल पता है ना, तो डायरेक्ट उसका एरिया ज्ञात हो जाएगा। हमें तीसरी साइड ज्ञात नहीं करनी, हमें थर्ड साइड को ज्ञात नहीं करना। देखो अगर ए और सी पता है, ए और सी पता है, तो साइन बी का मान चाहिए। अगर भुजाएं बी और सी पता है, बी और सी पता है, भुजा बी और सी, तो साइन ए का मान चाहिए। अगर भुजा ए और बी पता है, तो साइन सी का मान चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बात आप लोग लिख लेना, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, यदि किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं
पता हो, उनके बीच का कोण भी पता हो, कोण भी पता हो, ज्ञात हो यानी दिया हो, तो एरिया ज्ञात करने के लिए आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं है। आप तुरंत ये कह सकते हो 1/2 गुणा भुजा ए और बी का गुणा करोगे साइन सी से, या 1/2 का गुणा करोगे अगर बीसी भुजा ले रहे हो तो साइन ए से, अगर 1/2 गुणा भुजा ए और सी ले रहे हो तो गुणा करोगे साइन बी से। ये वाली कहानी सिखाना चाहता हूं, अब तुम्हें समझ में आई क्या? कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो बेटा, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर तुम्हें कोई दो भुजाएं पता है, कोई भी दो भुजाएं पता है, उनके बीच का कोण पता है ना, तो एरिया ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ज्यादा संघर्ष करने की नीड नहीं है। हम अपने सवाल को चेक करके उत्तर ज्ञात कर देंगे। अभी 1-2 पल पहले मैंने आपको एक सवाल दिया था, मैंने कहा था ये 8 है, ये 5 है और ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इसका अगर मुझे एरिया ज्ञात करना होता ना बच्चे, तो मैं यही करता 1/2 गुणा 8 गुणा 5 गुणा साइन 30। 1/2 गुणा 8 5 40 साइन 30 का मतलब होता है 1/2 10। इस सवाल का उत्तर बन गया। अगर मैं दोस्तों इसके सिमिलर तुम्हें एक सवाल और दे देता हूं, इसके सिमिलर तुम्हें मैं एक सवाल और दे देता हूं जिसमें मैं एंगल तुम्हें 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ दे देता हूं। आपने कहा सर अगर ये एंगल 60 मान लिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें ये बात पता ही नहीं है। 1/2 गुणा 8 गुणा 5 गुणा साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है √3/2। आपने 2 दूनी 4 से 2 काट दिया, उत्तर आ गया 10√3। क्या ये पॉइंट आप सबके दिमाग में क्लियर हो गया? मैं तुम्हें जो बात बताना चाहता हूं उस बात को फोकस करना कि कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक ट्रायंगल में अगर तुम्हें दो भुजाएं पता है, उनके बीच का कोण पता है, तो आप एरिया ज्ञात करने के लिए पलों में ज्ञात कर पाएंगे। तुम्हें किसी बात में पैनिक होने की नीड नहीं है जी। इज इट क्लियर है क्या? तो जो मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था, साइन रूल, देखो ये वाला कंक्लूजन भी साइन रूल से ही आया है, इसको भी अपन ने साइन रूल से वेरीफाई किया है। साइन रूल आप सबने नोट किया होगा, a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी, ये इन भुजाओं का अनुपात होता है। सर ये तरीका पेपर में कैसे यूज करेंगे, ये तरीका पेपर में कैसे यूज करेंगे, वैल्यू लिखा दीजिए। अरुण भैया तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी याद नहीं है, 30 डिग्री का 45 डिग्री का ये मान भी याद नहीं है। अभी ना बेटा थोड़ी देर बाद में मैं ब्रेक लूंगा, जब ब्रेक लूंगा तो गूगल से आप इसकी वो टेबल डाउनलोड कर लेना यार। अभी एसएससी की बात दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि यार टेबल कैसे बनती है, याद करने वाली बात है, याद कर लेना। सुनो, एक बार मैं तुम्हें ये सवाल पूरा डायग्राम बना के तरीके से बताऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी। एक बार आप बात को समझ लेना, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक। जब ये कहते हैं ना भुजा सी, बेटा ये सी आपको दो दिया है, तो सी के सामने की भुजा होती है, ये अंडरस्टूड है, एक स्मॉल सी आएगा, सी के सामने की भुजा होती है। एंगल ए तुम्हें दिया है 45 डिग्री का, भुजा ए का मतलब इसके सामने की भुजा दी गई है, और एंगल सी तुमको पूछा गया, कौन सी का मान तुमसे पूछा गया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात पढ़ी है दोस्तों, आपने एक बात पढ़ी है जीवन में, मैंने आपको सिखाया है कि a बटा साइन ए बराबर होता है b बटा साइन बी बराबर होता है c बटा साइन सी। होता है क्या? क्या ये तीनों बातें आपस में बेटा इक्वल होती हैं? आपने कहा सर सवाल में बी का तो यूज ही नहीं करना। देखो मेरे को बात समझो, ना तो इस बी एंगल से साइड से कोई मतलब है, ना मेरे को बी वाले एंगल से कोई मतलब है। हमारा सवाल तो ए में और सी में चल रहा है, हमारा सवाल तो ए में और सी में चल रहा है। तो क्या मैं अपनी जानकारियों के लिए क्या केवल इतनी सी बात लिख सकता हूं? क्या मैं इतनी सी बात लिख सकता हूं? अच्छा, ए का मतलब है भुजा, देखिए स्मॉल का मतलब हमेशा साइड से होता है। साइन ए का मतलब होता है साइन 45 है, साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, 1/√2। सी का मतलब होगा सी के सामने की भुजा, और साइन सी मुझे ज्ञात करना है, एंगल सी ज्ञात करना है। एंगल सी का मतलब साइन से निकालोगे तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा, तो भी बात आसान है, तो भी बात इजी है। आपने कहा सर बिल्कुल इजी है, इस √2 से 2 काट दीजिए, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, तो साइन सी का मतलब हो गया 1/2,
तो सी का मतलब आना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। 30 डिग्री आपके सवाल का उत्तर बन गया। पेपर में दोस्तों इस प्रकार का सवाल आएगा जिसपे आपको साइन रूल अप्लाई करना होगा, जिसपे आपको साइन रूल अप्लाई करना होगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? साइन रूल में आपको कोई भी एंगल पूछ सकता है, कोई भी एंगल पूछ सकता है, कोई भुजा पूछ सकता है, तो ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी आवश्यकता के अनुसार अप्लाई करना आना चाहिए। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आना चाहिए। मैं तुमको आसान आसान सवाल नहीं करवा रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें टॉपिक के बढ़िया बढ़िया सवाल ही करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं तुम्हारी एक बात जानना चाहता हूं। डायग्राम बार बार मत बनाना, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जरूर बनाना। जब तुम टॉपिक को समझ रहे थे तो डायग्राम तुम्हें जरूर बनाना है। अनुराग पटेल, 90 डिग्री का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? 90 डिग्री क्या कहना चाहते हो बेटा? आंसर आ गया तुम्हारा, वाह। आपको पता है ए के सामने की भुजा 3 है, बी के सामने की भुजा 4 है। मैं अपना नियम तो साइन ए साइन बी पे टिका दूंगा। मुझे अपना नियम साइन ए साइन बी पे आता है। अरे मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना। जरूरी तो नहीं है कि ए को ऊपर ही लिखूं, जरूरी तो नहीं है ए को ऊपर ही लिखूं, कहीं भी लिख दो। साइन ए का मतलब सवाल में दिया गया 3/4, ए का मतलब सवाल में दिया गया 3, साइन बी मुझे ज्ञात करना है और ये 4 है। ये क्या बात हो गया, 4 से ये 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। साइन बी का मतलब आ गया 1, इसका मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया बेटा। सॉरी, साइन बी का मतलब हो गया साइन 90 के बराबर, और एंगल बी आ गया 90 के इक्वल। साइन रूल की कुछ कुछ बातें समझ में आई क्या? साइन रूल कैसे अप्लाई करना है, साइन रूल कैसे चलेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एग्जामिनर पल पल पे ना कुछ नए नए काम करता है, कुछ नए नए। एक बात लिख लेना, इफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी इन ए एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी एक एपी में हो, एक अंक गणितीय श्रेणी में हो, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब हमेशा एंगल बी जो आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। हमेशा एंगल बी 60 डिग्री का आएगा। आपको कैसे पता? देखिए, एपी का मतलब यही होता है तीनों का डिफरेंस सेम है, तीनों का डिफरेंस सेम है, यही होता है क्या? ये 180 डिग्री के बराबर है। एक बार तुमको बताने के लिए मैं ये वाला एंगल बी भी लिख लेता हूं। सी को मैं बी प्लस डी और ए को मैं बी माइनस डी कह सकता हूं क्या? अरे क्योंकि एपी है ना, एपी ये जितना कम है ये उतना ज्यादा होगा। एपी का मतलब ये होता है, एपी का मतलब ये होता है कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये डी से डी कट गया, 3b की वैल्यू 180 डिग्री आ गई है, और बी का मान बताओ 60 डिग्री आएगा क्या? अगर एक ट्रायंगल में ए बी सी एक एपी में है ऐसा तुम्हें कह दिया जाए, और वैसे भी आप जानते हैं ना बेटा कि एपी में अगर 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, तो इनका एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है, इनका एवरेज हमेशा ये बीच वाली संख्या आती है। अगर ये एपी में है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 5 7 9, इनका जो एवरेज आएगा वो यही तो आएगा। हाँ, तो अगर किसी सवाल में ये आपको बात मिल जाए कि एक ट्रायंगल के तीनों कोण एबीसी एक एपी में है, तो दोस्तों आप अपनी बुद्धि में ये बात फिट कर लीजिएगा कि ट्रायंगल के तीनों कोणों में बीच वाला एंगल 60 डिग्री का है। हालांकि ए और सी तो नहीं पता, कई लोग क्या करते हैं, इसको 40 इसको सॉरी 50 60 70 कह लेते हैं। अरे सर ये एपी में है ना, 50 60 70 हो गए। अरे तुम्हें थोड़ी पता है, हो सकता है ये 40 हो, ये 60 हो, ये 80 हो सकता है ये 60 हो, ये 100 हो, ये 20 हो। तो आपको बाकी के मेजरमेंट तो नहीं पता, लेकिन बी का मान आप कंफर्म कह सकते हो ऐसे दोस्तों। चिंग चिंग चिड़िंग, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल दोस्तों। कंसेप्चुअल बात है, बहुत आसान सी बात है। आप लोग बच्चे को एक बात पता है कि ए बटा साइन ए बराबर होता है बी बटा साइन बी। ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी। ए का मतलब सवाल में एक दिया है दोस्तों, साइन ए का मतलब मेरे को चेक करना है। बी का मतलब अंडर रूट भी दिया है, और साइन बी
अरे साइन बी को साइन 60 कह दूं क्या? साइन बी को साइन 60 कह दूं क्या? सर बी 60 कैसे पता? बी 60 ऐसे पता है, ए बी सी अंक गणितीय श्रेणी में है, इसका मतलब दोस्तों एपी में है तो बी 60 होगा। जो कहानी बताई थी ऐसे काम आएगी। कर रहे हो चीजों को कनेक्ट? अरे वाह गुरुजी, आनंद आ गया, आनंद। ए बटा साइन ए बराबर √3/sin60 का मतलब होता है √3/2। साइन ए का मतलब हो गया जी 1/2। ये मतलब होता है साइन 30 के बराबर। ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री को रिलेट कर पा रही हो ना? 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं, आगे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बताइए सारे बच्चे, सवाल नंबर 4 का उत्तर सबका आ गया दोस्तों?
सवाल नंबर 4 का सबका आंसर आ गया जी? कितना आया? पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री ना। बहुत बढ़िया सवाल है। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे आसान आसान सवाल ही आपको इंट्रोड्यूस किए हैं जिनमें जिनमें तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो ही ना, जिनमें सवाल देखते ही तुम्हारे मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि यार ये इतना भी टफ काम नहीं है, ऐसे ही दिमाग में इनका हवा लेकर बैठे थे। साइन ए का मतलब 1/4 गिवन है, इसका मतलब आपको 2 दिया गया है। साइन बी का मतलब आपको सवाल में ज्ञात करना है और बी का मतलब 4 है ही दोस्तों। ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट ही रहा है। तो साइन बी का मतलब 1/2, बी आ गया 30 डिग्री, 30 को बोलते हैं पाई बटा 6, मामला खत्म। ए इज द राइट आंसर। एक मिनट रुको यार, प्लान चेंज हो गया। क्या ये भी सवाल आसान है अपने आप में? सुनो जी, देखो इस बार तुम्हें भुजाओं के नाम ऐसे अजीबोगरीब दे दिए गए, लेकिन चिंता की बात थोड़ी है। तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो। ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 45 है दोस्तों। तो आपको ये पता है एसी का मान है 3√2, बीसी का मान ज्ञात करना है, यानी ए भुजा और बी भुजा की बात हो रही है। क्या ए भुजा और बी भुजा की बात हो रही है? तुरंत देखते ही समझ लिया कि सर ये तो साइन रूल का सवाल है। ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी। वाह। ए का मतलब आपको सवाल में ज्ञात करना है। साइन ए का मतलब साइन 30 का मतलब 1/2 होता है। बी का मतलब आपको 3√2 दिया हुआ है। साइन बी का मतलब साइन 45 1/√2 होता है। इतना ही तो काम करना था सवाल में, इतना ही तो काम करना था। तो बेटा ये 6/2 करोगे तो ए का मतलब आ जाएगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप सबका उत्तर भी यही आया होगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन दोस्तों बड़े आसान आसान थे, आप सबने बड़े प्यार से किए और आपको लगा कि ये बहुत इजी है, इनको हम कर लेंगे। आ जाओ सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा चिन्ना सा लेवल इंक्रीज हो गया, अब धीमे धीमे लेवल बढ़ता ही जाएगा, तुम्हारी नींदें उड़ती जाएंगी। इन्हें ट्रायंगल एबीसी, लेंथ एबी की तुम्हें ज्ञात करनी है। बी और सी एंगल दिया गया है, बीसी एंगल आपको दिया गया है। तो आइए पहले एक बार ट्रायंगल बना के मैं तुम्हें कहानी क्या है वो समझा देता हूं। जब तुम दूसरी बार सवाल करोगे तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बी कोण 30 डिग्री का है, सी कोण 45 डिग्री का है, भुजा बीसी का मान आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एबी की लंबाई पूछी गई है। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें भुजा ए दी गई है तो एंगल ए बी चाहिए ना पहले। ये वाला एंगल 105 डिग्री आएगा क्या? इस बार तुम्हें एंगल ए दिया नहीं गया था, तुमने ए एंगल ज्ञात कर लिया। अरे किसी ट्रायंगल के 2 कोण पता है तो आपको तीनों ही कोण पता लग गए ना। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल पता है, 2 बता दिए मतलब तीनों ही बता दिए, फिर तो कोई बात बची नहीं बताने के लायक। ठीक है, तो आपने कहा सर अब ये बात पता लग गई मुझे, अब मैं क्या करूं? 50 105 नियम जानता हूं मैं। साइन ए बटा ए बराबर, भुजा ए बी पूछी है ना, सी पे नियम लगाओगे, सी पे साइन सी बटा सी करूं क्या? अरे बी वाले एंगल का तो यूज ही नहीं करना। ए बी की लंबाई पूछी है यानी सी पूछा है, तो मैंने साइन ए बटा ए साइन सी बटा सी कर दिया। साइन ए साइन 105, ए का मतलब 50, साइन सी का मतलब साइन 45 बटा में सी, और ये तुम्हें सी याद करना। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको साइन 105 का मान याद है, जिन्होंने साइन 105 की वैल्यू को याद कर रखा है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में ये 2 मान अपने काफी काम आया करते हैं। एक तो साइन 5 का यूज बहुत आता है सवालों में, ये आता है √3 + 1/2√2, और एक आता है बच्चों साइन 15, ये आता है √3 - 1/2√2। ये 2 वैल्यूज होती हैं बेटा, इनको आप याद रखना। ये बनी कैसे, अगर इस बात में कोई संशय है ये भी मैं आपको बता देता हूं। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये वाला।
तो इसमें अगर मैं अपनी वैल्यू में 60 प्लस 45 कर लूं तो ये बन जाएगा साइन 60 कॉस 45, कॉस 60 साइन 45। साइन 60 का मतलब होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। एलसीएम आ गया 2/2, ऊपर आ गया √3 + 1। ऐसे करके बच्चे मान ज्ञात होता है। और माइनस वाले केस में 60 - 45 करूंगा तो यहां माइनस बन जाएगा, यहां माइनस बन जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस तो नीचे भी माइनस आ जाएगा। दोनों मान स्पष्ट है क्या? ये त्रिकोणमिति में ज्ञात करना सिखाया जाता है। चूंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के इस कंसेप्ट पे बहुत डीप पर नहीं जाएंगे, हल्का सा मैंने आपको बता दिया दोस्तों। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है सी की, तो मैं सीधा ये काम करता हूं ना, साइन 45 के बटा में साइन 105 करके गुणा में 50 कर लेता हूं, खत्म कर दो वैल्यू पुट। साइन 45 का मतलब 1/√2 और इसका मतलब होता है √3 + 1/2, 1/√2, ये होता है √3 + 1/2 गुणा में आ गया जी 50। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा, 100/√3 + 1 आ गया। ये उत्तर एकदम सही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना प्रीमेयकरण में, ऊपर बन गया 100 × 3 - 1 बटा में a + b, a - b, a² - b², 3 में से 1 गए 2, 2 से कट जाएगा 50। ये है दोस्तों 50 √3 - 1। आजकल पेपर में सवाल दोस्तों ऐसे आते हैं जिसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही है, ज्योमेट्री भी काम आ रही है, सवाल के आखिरी कदम में अलजेब्रा भी काम आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही है, ज्योमेट्री भी काम आ रही है, और आखिरी कदम में अलजेब्रा भी काम आ रहा है। ये है दोस्तों ओरिजिनल लेवल की बात है, ये है ओरिजिनल एग्जाम का स्तर। अरे ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में चीजें इस प्रकार की दी जाती हैं। कनेक्टेड बच्चे पेपर देने जाते हो, एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा सब पढ़ के आ रखा है तो वो सब कुछ यूज कर लेता है सवाल में। अरे सवाल तो कोई भी टफ नहीं होता। ज्योमेट्री के तुम्हें अगर पेपर में मेंस में 12-15 सवाल मिलेंगे ना, तो इनमें बढ़िया सवाल तो 3-4 ही होते हैं बस, जो मतलब होश फाख्ता उड़ाते हैं, 3-4 ही उड़ाते हैं, बाकी सब तो बेटा बहुत इजी होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी बीसी को 2:3 में डिवाइड करती है। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में अलग अलग आ गया क्या? 2-3 का तो ये सवाल था, इसको 1-3 कर लेना, 1-3। इस सवाल को 1:3 में कर लेना, ठीक है। एक जैसे 2-3 क्वेश्चन है, कैसे है इनको देखना। डायग्राम बनाओ पहले, कुछ मत करना, जब घर पे सवाल करो ना बेटा, पहला काम समझ लेना कि डायग्राम बनाना है ठीक ठाक से, ताकि मैं इस बात का मतलब तो समझ लूं कहना क्या चाहते हैं। ए बी सी है, एंगल बी दोस्तों 60 डिग्री का है, एंगल सी 45 डिग्री का है। तुरंत समझ में आ गया, ए जो आएगा वो 105 डिग्री का आएगा, बताने की नीड नहीं है, पता लग गया मुझे। ओह माफ कीजिएगा 75। ए जो आएगा वो 75 आएगा, 105 तो यही हो गए थे ना, यही हो गया था। अब आपने कहा दोस्तों एडी बीसी को 1:3 में विभाजित करती है। बेटा एक कोई लाइन है एडी, एक कोई लाइन है एडी, ये बीसी को 1:3 में विभाजित करती है। ये एडी है ना, इसने बीसी को 1:3 में विभाजित किया है, 1:3 में विभाजित किया है। क्या ये इतना पॉइंट क्लियर है? अच्छा दोस्तों, आपको सवाल में कहीं भी ये बोला क्या कि ईडी इस पर परपेंडिकुलर है? क्या कोई परपेंडिकुलर की बात बोली क्या? तो अब कई बार बच्चे पता है नादान क्या करते हैं, इस एंगल को 90 डिग्री कह देते हैं और फिर इस पे वो साइन ए साइन बी लगाने बैठ जाते हैं, सवाल बन नहीं पाता, तब कहते हैं कि पता नहीं मास्टर ने क्या ही बता दिया। अरे दोस्तों, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें सवाल में परपेंडिकुलर ना बोला जाए ना तो तुम मानना मत। पूछा क्या है, बी ए डी ये वाला एंगल मान लो एक बार के लिए अल्फा, सी ए डी थीटा। क्या तुमसे साइन अल्फा बटे
साइन थीटा का मान पूछा है क्या? क्या तुमको सवाल में ये जानकारी पूछी है क्या? हाँ, कैसे ज्ञात करें भाई? तो ज्ञात करने के लिए अपने पास साइन रूल है। सुनो मेरी बात, ट्रायंगल ए बी डी को पकड़ो। मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं। इसमें तुम्हें एक नियम पता है कि अगर साइन अल्फा लूंगा अल्फा, तो सामने की भुजा बराबर। साइन 60 लूंगा 60, तो सामने की भुजा एडी लेनी पड़ेगी। क्या इतनी बात को कर पा रहे हैं आप लोग? तीन थोड़ी लोगे। अरे भैया, मैं ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा हूं। एबीडी, एबीडी में अगर तुमने एंगल 60 लिया है तो सामने की भुजा एडी होती है। एंगल अल्फा लिया है, सामने की भुजा एक है। तो यहां से मेरे को जो एडी का मान मिल गया ना, एडी का मान वो साइन 60 बटे साइन अल्फा आ गया। बताओ ऐसा मैंने क्यों किया? तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि इधर वाले ट्रायंगल में भी, इधर वाले ट्रायंगल में भी एडी आ रहा है। तो इसमें मैं अगर साइन थीटा लूंगा, थीटा बटा में 3 करना पड़ेगा, और इसमें साइन 45 लूंगा तो बटा में एडी करना पड़ेगा। अरे वाह, एडी का मतलब इसमें आएगा 3 साइन 45 बटे साइन थीटा। किसी को इस बात में कोई आपत्ति है तो बताओ बेटा। मैंने केवल साइन रूल लगाया है और कुछ नहीं किया। मैंने केवल सवाल में साइन रूल को अप्लाई किया है, इंप्लीमेंट केवल साइन रूल का लिया, कुछ नहीं किया। दोनों अलग अलग बातें हैं, चेक करने की बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आनंद मंगल हो गया। सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये भी एडी है, ये भी एडी है, ये बराबर है, ये बराबर है। दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। साइन 60 बटे साइन अल्फा, 3 साइन 45 बटे साइन थीटा। आगे बात समझ में? आपने कहा सर अगर साइन अल्फा बटे थीटा चाहिए, अल्फा को इधर ले जाओ, थीटा यहां पे है ही, तो ये आ गया साइन अल्फा बटे साइन थीटा बराबर साइन 60 का मतलब होता है अंडर रूट 3 बटे 2 बटा 3 साइन 45 का मतलब 1 बटे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 से कटेगा अंडर रूट 3 बार, 2 से कटेगा अंडर रूट 2 बार। सवाल का उत्तर आएगा 1 बटा अंडर रूट 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1/√6 बनेगा। बेटा ये ज्योमेट्री में अच्छे लेवल की बातें हैं, दिल थाम कर पढ़ना इनको। धीमे धीमे लेवल बढ़ रहा है बच्चों, धीमे धीमे ऊपर के लेवल की बात आ रही है। कर पा रहे हैं आप लोग सवाल? जैसा हमने ये एक सवाल किया, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको एक बार आप देखो ना सवाल को बेटा। नहीं, एक बार अभी देखो बेटा, घर पे पता नहीं हो पाए कि नहीं हो पाए, मंडे तक हम भूल जाएंगे। तो अभी एक बार चेक करो कि आपको ये सवाल आपसे बनता है क्या। और जो अभी अभी किया था ना उसको देखना मत कॉपी में, जो अभी अभी किया था उसको देखना मत, फ्रेश पेज पे खुद से करना। समय एकदम खाली पेज लो, ब्लैंक, और उस पे करना। अभी करो तुरंत, बाद का कोई सीन नहीं है। हमें आपसे उत्तर अभी चाहिए, तुरंत 1 सेकंड में। बी आंसर आ गया। एक दो मिनट का वक्त लीजिए, कोई बात नहीं। मेरे को आवश्यकता यह कि उत्तर आप सबका आना चाहिए, चाहे धीमे धीमे आए कोई बात नहीं, सबका उत्तर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। ज्योमेट्री के सवाल देखकर ना तुमको डर नहीं लगना चाहिए कि यार हमसे हो नहीं पाएगा। हैप्पी बेटा, उत्तर बी आ गया आपका। पूजा, क्या बेटा बी आंसर आ चुका है? बहुत ही बढ़िया। कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। मैंने एक लाइन बनाई है एडी, एडी कोई इसका एंगल बाइसेक्टर, कोई इसका परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ऐसा ही है।
इसने BC को 2:3 में तोड़ दिया। ये वाला एंगल अल्फा मान लो, ये वाला एंगल थीटा मान लो। मेरे को आपने सवाल में पूछा है साइन अल्फा बटे साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन को देखकर समझ में आ गया, हमने साइन रूल को अप्लाई किया और चेक कर लिया। क्या बताइए आप सबका उत्तर आया कि नहीं आया? क्या मुझे करवाने की आवश्यकता है क्या? तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको बताई जो साइन रूल पर काम करवा रही हैं। हीरा जी कहते हैं करवा दो सर, हमसे नहीं हो पाएगा। हीरा, तुम्हें 7वां सवाल समझ में नहीं आया क्या? तुम्हें ये 7वां सवाल समझ में नहीं आया? चलिए थोड़ा सा कुछ और नया पढ़ लेते हैं। अब हीरा जी आप तो यहीं अटके रहोगे, कोई इलाज नहीं है बात का। बस तुम्हें एक बड़ी प्यारी चीज सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। बच्चों एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस वाली साइड को क्या अपन A कहते हैं क्या? ये मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, इसको ठंडे दिमाग से देख लेना। इसका नाम दोस्तों B है और इसका नाम दोस्तों C है ना? मैंने क्या करा दोस्तों, एक बार इसके बीच में एक लगा दिया परपेंडिकुलर, एक मैंने लगा दिया, ये लंबवत मिला दिया, परपेंडिकुलर मिला दिया। आई कैन से AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC। ये साइन होता है ना बेटा परपेंडिकुलर का। अच्छा, इसने जो ये वाली साइड है ना, A से लेकर B से लेकर D तक, ये वाला पार्ट तो आप X मान लो और बाकी का पार्ट ये A माइनस X बच जाएगा क्या? कुछ नया बात, कुछ नया लॉजिक, कोई नई चीज सिखा रहा हूं जो बहुत काम आएगी तुम्हारे। तुम्हें पेपर में ये साबित नहीं करनी है, वहां तुम्हें जो इसका कंक्लूजन आएगा ना निकल के, वो समझना है। और वो कंक्लूजन आया कैसे बताना जरूरी है। ये इसकी हाइट है बच्चों, इसको H मान लो। इतनी बात तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल तब से पढ़ रहे हैं, ये H मानना सबको पता लगी गया। आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, राइट एंगल ट्रायंगल ABD ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसमें जो H² की वैल्यू आएगी, अरे परपेंडिकुलर क्या आता है? हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। अरे C² माइनस X² आएगा ना। सारे बच्चे बताओ बेटा, जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं क्लास में, अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये साइड C का नाम है, साइड C का नाम है हाइपोटेनियस। H का नाम मान लीजिए, H का नाम दोस्तों मान लीजिए परपेंडिकुलर है, X बेस है, तो C माइनस X करोगे, H का मान आएगा। दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। मैं कहता हूं ट्रायंगल ACD की बात कर लीजिए, इसमें भी तो H² ज्ञात हो सकता है। B² माइनस A माइनस X का होल स्क्वायर, ये वाला आएगा क्या? अरे इसमें जो H² की वैल्यू आएगी, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर या माइनस बेस आएगा। अच्छा, समीकरण 1 भी H² के बराबर है, समीकरण 2 भी H² के बराबर है, तो हो ना हो ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर आएंगी। C² माइनस X² बराबर B² माइनस, अगर मैं इसका ये होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो A² प्लस X² माइनस 2AX बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक बार इस माइनस का अंदर में गुणा भी कर लो, B² माइनस A² माइनस X² प्लस 2AX बन गया। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो X² से X² काट दूं क्या? बोलो 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 बोलो। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, 2AX बराबर क्या बच गया? A², देखो ये A² 2x था, ये A² इधर आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा बेटा, A² इधर आएगा पॉजिटिव का बन जाएगा, प्लस C² और माइनस B² कह सकता हूं क्या? A इधर आके प्लस का हो गया, B इधर आके माइनस का हो गया। X आपको कभी याद करना हो X,
तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बटा 2a। एक काम करते हैं, दोनों साइड में सी से भाग कर लेते हैं, दोनों साइड में सी से भाग कर लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा आपको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, जो कॉस होता है ना, कॉस, कॉस बी की बात कर रहा हूं एक बार। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी सी, सॉरी ए बी डी में जो कॉस होगा, कॉस, कॉस क्या होता है, आधार, आधार ये बटा कर्ण ये, एक्स बटा सी को अपन लिख सकते हैं कॉस बी। तो ये मेरे पास कॉस बी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। दिस इज अवर कोसाइन रूल। अभी मैं इसके बारे में कहानी आपको और बताऊंगा, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया बच्चों। व्हाट इज योर कोसाइन रूल, कैसे आप कोसाइन रूल को समझते हैं, बनता कैसे है, डेविएशन आपको बताया कोसाइन रूल का, क्या तुम्हें समझ में आया क्या? पेपर में तुम्हें ये कहानी थोड़ी साबित करनी है किसी के सामने, तुमको ये थोड़ी बताना है कि तुम सुमित सर से पढ़कर आ रहे हो, तुमको तो सिर्फ याद रखना है। और याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी, एंगल है, माफ कीजिए एंगल, ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। अगर मैं कभी कॉस ए की बात करूं ना, ए की, तो ए के अलावा बाकी दोनों भुजाएं लिख लो बी और सी, माइनस कर लेना ए और बटा में 2bc। जिन दो भुजाओं के एंगल ए बना है ना, जिन दो साइड से एंगल ए बना है ना, उसको ज्ञात करने का ये तरीका। अगर मैं बी की बात करूं, बी के लिए पता है क्या करना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। अगर मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं तो बाकी की दो साइड मतलब जो उसके आसपास है, जिनसे वो एंगल बना है, जिनसे भुजा बनी है, बस उनको लिखना है, उनकी बात को चेक करना है। कॉस सी के बारे में पता लग गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2ab। ये तीनों के बेटा कोसाइन रूल आ गए, ये तीनों के कोसाइन रूल आ गए। कोसाइन रूल की बात समझ में आ गई क्या? कोसाइन रूल, देखो साइन रूल अलग होता है, कोसाइन अलग होता है। अभी तक इसके रट्टे मार रहे थे, कॉस ए का मतलब, कॉस ए का मतलब, ये मतलब नहीं है, ये आपको कंक्लूजन याद करना है। ए का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc, बी का मतलब ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac, कॉस सी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। खत्म बात। अच्छा सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा। मैं एक बार इस कंक्लूजन को लेकर चल रहा हूं, गौर करना। इस 2bc का यहां गुना कर दीजिए, 2bc कॉस ए बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो क्या? तो यहां से मैं तुम्हें यह भी कह सकता हूं ना, ए स्क्वायर बराबर, ये पॉजिटिव ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसी चीज को कंटिन्यू किया है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसका क्या यूज आएगा, अगर तुम्हें मान लो ये भुजा बता दी, ये भुजा बता दी और ये वाला कोण बता दिया, मैंने तुमको दो भुजाएं बता दी, उनके बीच का कोण बता दिया, तो सामने की भुजा को ज्ञात कर सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। जैसे बी स्क्वायर कभी ज्ञात करना होगा ना, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर कभी ज्ञात करना होगा ना, तो ये बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ऊपर वाले में ac आएगा, 2ab cos c। स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़े थे तो मुझे लग रहा था कि इनको याद करना बड़ा मुश्किल होगा, मैं इनको तब उस टाइम याद करना में बड़ी दिक्कत फील हुई थी। फिर मैंने क्या, घर पे इनको 3-4 बार ड्राइव किया, ऐसे ऐसे लिख लिख के ना, इनको मैंने 3 बार 4 तरीके में ड्राइव किया, अलग अलग प्रकार से इनको साबित करने की कोशिश करी। जब कॉपी के 4-5 पन्ने भर गए, जब इनको मैंने अच्छे से ड्राइव कर करके जुगाड़ कर दिया, तब आपको समझ में आया कि इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको रिपीट करके बताऊं, कॉस ए का मान बताना होगा, तो ए एंगल की बात कर रहे हैं ना, तुम बाकी की दो भुजाएं पकड़ लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेना बटा में 2bc। आसान है। अगर मैं तुमसे कभी कॉस बी पूछूं, कॉस बी, तो बी के अलावा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। आप लोगों के पास टाइम था, हमारे पास नहीं है, सही बात है सिद्धार्थ।
हम तो खाली बैठा करते थे बेटा, जीवन में काम थोड़ी था कोई हमारे पास। कॉस सी की बात करने हैं तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। क्या कॉस की तीनों बातें समझ में आ गई? कॉस के तीनों पॉइंट समझ में आ गए? लेकिन साइड ज्ञात करनी हो गुरुजी तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। लो जी, ये टफ प्रकार की चीजें हैं, आसान नहीं है दोस्तों। ये ना एक मुश्किल वाला दौर चल रहा है जिसमें मैं आपको पूरा अच्छे से तपाना चाहता हूं। जब तुम इन पर बढ़िया से तप लोगे ना तो बेटा अगले वीक में जो आएगा बहुत इजी आएगा। अगले वीक में जो कहानी आएगी ना बहुत इजी आएगी। उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है ना, इन सेंटर क्या होता है, परी केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, वो बहुत इजी चीजें हैं। मीडियन क्या होती है, सेंट्रोइड क्या होता है, उनमें बड़ा मजा आएगा, उनमें सवाल जाएंगे गोली की चोट से। फिर आप इन इजी बातों को पहले क्यों करवा रहे हो? इन इजी बातों को पढ़ लेंगे ना तो फिर तुम्हें आगे जब इनके सवालों में कभी यूज होगा तो आप इनका यूज कर पाओगे। कभी बीच में आगे की कहानी में आगे के सवालों में कभी तुम्हें इनका यूज मिलेगा, कभी तुम्हें कॉस सी एंगल ज्ञात करना पड़ जाए तो हंसते खेलते कर लोगे। क्या ये जानकारी आप सब बच्चों ने नोट कर ली है क्या? मैंने वैसे इसकी एक स्लाइड भी दी थी, कहां गई स्लाइड वो? ये रही। बाद में तुम घर पे जब साफ साफ लिखोगे तो उसके लिए मैंने आपको इनकी स्लाइड भी दी है ताकि बाद में आप कोसाइन रूल को लिख पाए। सैटरडे और संडे 2 दिन में इसको रिवाइज मस्ट करना आप दोस्तों। एक कॉमन सेंस की बात आपसे जानना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल दोस्तों कैसा ही बना लो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ए बी सी आपको बता दिया 2। ए बी कितना है 2, बी सी कितना है √3 - 1, सी ए कितना है √6। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि इसका सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो ये बी वाला होगा? तुम्हें ये बात पता लग रही है क्या? अरे वो गलती से छप गया होगा यार, इतना तो तुम्हें मैंने 3 बार लिखकर बता दिया, तो तुम्हें क्या वो बात समझ नहीं आई क्या? सर ये सबसे बड़ा एंगल बी वाली कैसे पता? मैंने आपको पहले वाली क्लास में एक बात बताई थी कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। 2 है, इसका √3 में से 1 कम, 1.73 में से 1 कम, 0.73 भुजा है। √6 का मान तो 2 से बड़ा ही आएगा, तो सबसे बड़ा एंगल आएगा ये बी। ज्ञात कैसे करें? ज्ञात कैसे करें? मेरे को cos b का फॉर्मूला आता है। जब तीनों साइड पता है, एंगल ज्ञात करना है, cos b का फॉर्मूला सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac पढ़ा है हमने कभी जीवन में, याद है आपको? हाँ, cos b को आइए चेक करते हैं एक बार। ए स्क्वायर का मतलब हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, सी का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। 2ac 2 गुणा √3 - 1 गुणा सी। तो ये वाली बात है बच्चे, ये वाली जानकारी दी गई सवाल में। आइए ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। देखो इसका वर्ग करूंगा 3 और 1 4, 4 माइनस 2 √3 बनेगा क्या ऊपर वाले का स्क्वायर खोलने पर? ऐसा लिखा मत करो, 3 + 1 - 2 गुणा √3, बात समझ में आनी चाहिए। ये दोस्तों बनेगा 4 और माइनस का 6, 4 और माइनस का 6, तो क्या इससे माइनस का 2 लिख दो सीधा सीधा? अरे प्लस का 4 बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, बटा में आ गया 4 के गुणा में √3 - 1। अच्छा एक बात मुझे और बता दो यार, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 √3 बटा 4 गुणा √3 - 1। कट नहीं पा रहा उत्तर। RDX 50 करोड़ का चैलेंज है, उत्तर 60 डिग्री आ जाए तो 60 डिग्री उत्तर साबित कर दो बेटा, 50 करोड़ रुपए नगद का इनाम ले लेना मेरे से अगर उत्तर 60 डिग्री आ जाए। एक बार बात को सुन तो लेना बेटा, दुनिया से तेज करने की आग लग रही है, पहले सवाल कर तो ढंग से बेटा। ऊपर √3 - 1 कैसे कट पाएगा? अरे माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 2 अंदर आएगा, √3 - 1 बटा में आएगा 4 और √3 - 1। ये √3 - 1 ये कट गया, ये 2 बार कट गया, सवाल का उत्तर आ गया -1/2। एक बात तुम समझ लेना,
ये cos b का मान नेगेटिव आ रहा है बेटा। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही बातें पॉजिटिव में आती हैं, 60 और 90 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आते हैं, और cos b अगर 120 डिग्री होता है ना, तो ये दोस्तों b का मान 120 डिग्री पर माइनस में आता है। ये वैल्यू तुम्हें अगर ज्ञात करनी है तो तुम ज्ञात भी कर सकते हो। वैसे भी आपको मैं अगर चेक करके बताऊं तो कह सकता हूं cos 120 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप कहना सर ये cos 90 प्लस 30 होगा, 90 पे क्वाड्रेंट चेंज होता है, ये साइन बन जाएगा sin 30। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है, माइनस का sin 30 बनेगा, ये -1/2 के बराबर होगा। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 के इक्वल होती है, तो ये -1/2 आया था, 120 डिग्री उत्तर बन गया। क्या बात आपको चेक आई? कई बार मन तो करता है सिद्धार्थ को ब्लॉक कर दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि थोड़ा थोड़ा बीच में चलो मतलब मजाक करने के लिए कोई तो चाहिए ना यार, किससे करे आदमी। हाँ, इतनी मतलब झोलमोल चीज की चीजें पढ़ रहे हैं, दिमाग पर इतना जोर पड़ रहा है, दिमाग पर इतनी चिंता हो रही है, तो थोड़ा बीच में मन लगा रहना चाहिए। वो भी अगला पूरा मतलब सिरा हुआ छठे का आदमी है, वो नहीं मानता भाई साहब, वो कह रहा ना 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 ना, अपन तो बताएंगे साहब। दोस्तों ये देखो वैसा ही सवाल है, ये वैसा ही सवाल है। मतलब अभी तुम्हें ये बात पता लगनी चाहिए, सबसे बड़ा एंगल इसमें एंगल सी आएगा क्या? सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये बात तुम्हारी बुद्धि में फिट होनी चाहिए। ए बी सी, ए बी 7 है, बी सी 3 है, और सी ए क्या है? अच्छा, इसमें तो मैंने तो सबसे बड़ा कोण पूछा है, अगर मैं सबसे छोटा पूछता, सबसे छोटा, तो तुम cos a का फॉर्मूला पकड़ते क्या? तब तुम cos a को लेके चलते ना बेटा। वेरी गुड, तुमको तीनों भुजाएं पता हो तो तुम तीनों कोण ज्ञात कर सकते हो। तुमने कहा सर इसमें तो हम ना cos c को लेके चलेंगे। कोई बच्चा मुझे बताओ हम cos c को क्यों लेके चल रहे हैं? कोई बच्चा मुझे बताओ मैं cos c को क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि 7 के सामने का भुजा ये सबसे बड़ी भुजा है, सामने का एंगल सबसे बड़ा यही आएगा, इसलिए मैं c को कैच कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। इतनी बार मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दूंगा ये वाले कि तुम्हें एकदम दिमाग के अंदर फिट करने पड़ेंगे, तुम इनको चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। ए स्क्वायर का मतलब 9, बी स्क्वायर का मतलब 25। देखो पेपर में ये सवाल करने में तुम्हारा इतना वक्त लगेगा। 2ab बटा में 30, ऊपर बनेगा 34 में से 49 गए, माइनस का 15/30, माइनस का 1/2, यानी cos c की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में आपका समय 20-30 सेकंड से ज्यादा लगेगा। ये स्टेप भी पेपर में लिखना नहीं है, पेपर में तुमको दोस्तों केवल ये वाला स्टेप लिखना था, ये वाला, बस ये लिखकर उत्तर ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था। स्टार्टिंग के जो 10 सवाल मैंने आपको बताए, इजी इजी प्यारे प्यारे क्वेश्चन, क्या इनमें तुमको ये समझ में आ गया क्या कि साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है? अभी इनका देखो अच्छा लेवल तो बाकी है, मैं भी अच्छे लेवल पे नहीं गया हूं। अच्छा, एक मुझे तुम छोटी सी बात और बताओ। बच्चे कह रहे गुरुजी कितनी बातें पूछोगे? बहुत पूछूंगा बेटा, बहुत पूछूंगा। ये ट्रायंगल है ए बी सी, तुमको मैंने ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री का, ये भुजा मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर लंबी, और ये भुजा मैंने आपको दे दी सपोज करो 8 सेंटीमीटर लंबी। तुम इसका मान ज्ञात कर सकते हो क्या? तीसरी भुजा क्या, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? साइन रूल क्यों लगाओगे? अरे साइन रूल के लिए 2 एंगल चाहिए ना, साइन रूल क्यों लगाओगे दोस्त इसमें? कौन कह रहा है इसमें साइन रूल लगाएंगे? आरडीएक्स तुम भैया गजब के आदमी हो। साइन रूल में ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं पता। जो एंगल पता है उसकी साइड नहीं पता, साइड पता है एंगल नहीं पता, तो साइन रूल कैसे लगाओगे यार? लेकिन कोसाइन रूल में तुमने एक बात पढ़ रखी है, पता है क्या? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। ये तुमने पढ़ रखा है कभी? क्या कभी पढ़ रखा है क्या? तुमको मैंने बताया हो कभी फ्यूचर में, पास्ट में? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। काम कर जाएगा? कर जाएगा क्या? मेरे को बी स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर का मतलब 100, सी स्क्वायर का मतलब 64, 2ac का मतलब हो गया 80, cos 60 का मतलब होता है 1/2 80, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 164 में से घटाओ 80 84,
4 गुणा 81 कह सकते हैं, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√21 उत्तर बन जाएगा। जब तुम्हें कोई दो भुजाएं पता हो, उनके बीच का कोण पता हो, तुम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हो, तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हो, उसका पेरीमीटर भी ज्ञात कर सकते हो, उसका एरिया भी ज्ञात कर सकते हो, सब चीजें ज्ञात कर सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हें साइन और कोसाइन रूल के बारे में पता होगा। देखिए मैं तुम्हें इस सवाल को ज्ञात करके बता रहा हूं शालीनता से। एक्स स्क्वायर बराबर, तो तुरंत करना, लिखना मत ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना मत रे, तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा गुरुजी, 1 प्लस √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 2 गुणा इनका भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा 2, और cos 60 का मतलब होता है 1/2। अगर मुझे x ज्ञात करना हो, दोनों भुजाओं का गुणा, आगे ये वाली बात करनी पड़ेगी। आपने कहा x स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे 4 1, ये हो गया 3 और 1 4 प्लस 2√3, एक बार 2 से 2 तो काट ही दो, तो माइनस का 2 और माइनस का 2√3 हो गया, सही है, प्लस का 2√3 माइनस का 2√3, बेटा समझ में आई गया, 2√3 से 2√3 कट गया, 4 4 8 में से 2 गए 6, एक्स स्क्वायर का मतलब 6, एक्स की वैल्यू आ गई रूट में 6। बताइए कितने आसान दर्जे की बात है। कुछ सवाल में है ही नहीं बेटा, कुछ सवाल में करना ही नहीं है, अते पते वाली कोई चीज ही नहीं है, बस एक बार में आपने जानकारी को पढ़ा, लेकिन आपको सवाल पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि इस पर फॉर्मूला लगाएं कौन सा। तो जब भी, ये बात दिमाग में सेव कर लेना, मैं आपको लिख देता हूं, जब भी कोई दो भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो, तो कोसाइन रूल अप्लाई होगा, ये बात समझ लेना। तो कोसाइन रूल अप्लाई होगा जब भी कोई दो भुजाएं पता है, उनके बीच का कोण पता है, तो कोसाइन रूल अप्लाई होगा। ये है दोस्तों एक शानदार, दमदार, अल्टीमेट, गजब का सवाल। ये सवाल गजब कर देता है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तो ये गजब का सवाल है, ये शाम की बंसी है, ये पागल कर जाती है दोस्तों। ए बी है 80, अच्छा ए बी है 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 170 है, इसका मतलब ये वाली साइड अगर x है, तो क्या ये वाली साइड 90 माइनस x है क्या? अरे बोलिए बोलिए बरखुरदार, ओहो भाई साहब, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, टिंग टिंग टिंग। यदि कोण ABC का मतलब 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। क्या तुम्हें सवाल में कोसाइन रूल दिख रहा है? सवाल मुझे ये कह रहा है दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कॉस बी, ये कह रहा है क्या? ओ माई गॉड, 90 का स्क्वायर 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स स्क्वायर प्लस 6400 माइनस कॉस 60 का मतलब 1/2 होगा, 1/2 से 2 कट जाएगा, ये 80 एक्स के बराबर आएगा। अरे सर ये तो आसान हो गया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, इस 180 एक्स को उधर लेकर जाओगे 100 एक्स बचेगा, 6400 को इधर लेकर आओगे 1700, एक्स बराबर 17, आपके सवाल का उत्तर बन गया। इसका मतलब ये वाली साइड 17 है ना, तो ये वाली साइड 73 है। दो साइड आपको पता लग गई भैया, एक साइड 17 है, एक साइड 73 है, एक साइड 80 है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप ज्ञात करना है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप ज्ञात करना है, वो आ जाएगा 17। आ गई बात समझ में? 12 नंबर सवाल तुम्हें समझ में आया? अच्छा एक मुझे छोटी सी बात और बता दो, अगर मैं तुमसे अब इस क्वेश्चन का एरिया भी पूछ लूं, एरिया, तो क्या तुम मुझे इसका एरिया बता सकते हो क्या? यस आशीष यस। नहीं, हीरोन के फॉर्मूले पे क्यों जाओगे यार, हीरोन के फॉर्मूले पे क्यों जाओगे? क्या तुमको मैंने आज ये नहीं बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको दो भुजाएं दी गई हैं, उनके बीच का एंगल दिया गया है,
तो डायरेक्ट आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1/2 गुणा 80 गुणा 17 गुणा साइन 60 से। एच कौन निकालेगा? नहीं निकालूंगा भाई। अरे क्या तुमको ये फॉर्मूले आज नहीं बताए गए थे ट्रायंगल का कभी एरिया ज्ञात करना हो? मैंने तुमको ये बताया था, कोई भी ट्रायंगल में कोई भी दो भुजाएं पता हो, उनके बीच का कोण पता हो, तो ए बी साइन सी या बी सी साइन ए या ए सी साइन बी से डायरेक्ट एरिया निकल सकता है। आपको सवाल पे कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस सवाल में मैं आपसे एरिया पूछूंगा दोस्तों, तो आप ये कहना गुरुजी ये वाली साइड पता है, ये साइड पता है, बीच का एंगल पता है। 1/2 गुणा 80 गुणा 17 साइन 60 का मतलब होता है √3/2। 4 से कटोगे 20 बार, 340 √3 आएगा। ये लो सिंपल। क्यों बेटा हीरोन के फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे? क्यों समय लगाओगे? क्या सीधा सा ज्ञात नहीं कर सकते? जो 12 नंबर तक के सवाल मैंने आपको दिए, कम से कम 2 बार करके आना घर पे, इनको कम से कम 2 बार करके आना बेटा। 2 बार इन चीजों को पढ़ कर आना, तब जाकर अगली क्लास का मजा आएगा, चीजों के आनंद काट पाओगे अगर तुमने इन बातों को पढ़ा। दोस्तों अब एक बार बता दीजिए, ज्योमेट्री पढ़ने में आप लेवल की बातें समझ रहे हैं? मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को मुलाकात होगी बेटा, तब आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको अपलोड करवा दे रहे हैं अभी, आप लोग सवाल ट्राई कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।